गाइस ब्लीच में हमने अभी तक देखा कि सभी सोल रीपर कैप्टन्स, वाइजर्ड्स और ल्यूटिनेंट्स रंकार्स के साथ लड़ने के लिए मैदानी जंग में उतर चुके हैं और आइजन जो कि ओकेन बनाकर पूरी सोल सोसाइटी को खत्म करके इस पर राज करना चाहता है। आइजन के इरादों को रोकने के लिए सभी कैप्टन्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पर गाइस अभी तक आइजन ने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू भी नहीं की है, जो कि है इसका होगियोको। और गाइस आज की इस वीडियो में ये कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ ब्लीच एनिमे सीरीज का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। इचिगो की पूरी जिंदगी एक झूठ थी गाइस, और ऐसा क्यों है इस बात को जानने के लिए आज की इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद हम हित्सुगाया और हेलीबेल की फाइट को देखते हैं। दोनों अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं। हेलीबेल अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके एक पावरफुल सैरो फायर करती है, पर तोशिरो किसी तरह से इसके इस हमले से बच जाता है और दोनों समझ जाते हैं कि अब इन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। हित्सुगाया अपनी एक पावरफुल आइस टेक्निक का यूज करता है, बर्फ के बहुत सारे पिलर्स बनाता है जो कि हेलीबेल को पूरी तरह से घेर लेते हैं। इसका पूरा शरीर बर्फ के अंदर जमने लगता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे तोशिरो ने इसे हरा दिया है, पर हेलीबेल अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर का यूज करके बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाती है। तुम्हें बस इतना ही दम था? और ऐसा बोलकर पानी की एक बहुत बड़ी लहर इसकी तरफ भेज देती है। अब हित्सुगाया समझ जाता है कि अगर इस हमले से बचने की कोशिश भी करता है तो नीचे मौजूद इसके घायल साथी सोल रीपर्स इस लहर की चपेट में आ जाएंगे। इसी वजह से तोशिरो यहीं पर खड़ा रहता है और अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल पावर को लगाकर पूरी लहर को जमाने की कोशिश करता है। इस अटैक को रोकने के चक्कर में हित्सुगाया अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म कर देता है और नीचे जमीन पर अपने घुटनों के बल आकर बैठ जाता है और हांफने लगता है। अपने दोस्तों को बचाने की जिद ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है तोशिरो, इसी वजह से तुम्हारी हार तय हो चुकी है। मेरे दोस्त मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और तभी अचानक से पूरा आसमान काला पड़ने लगता है, घने बादल जमा हो जाते हैं। अगले ही पल हित्सुगाया अपनी अल्टीमेट आइस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और हवा के अंदर मौजूद ये सारा मॉइस्चर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाता है और नीचे गिरने लगता है। और जो भी क्रिस्टल हेलीबेल के शरीर को छूता है बर्फ में बदल जाता है। धीरे धीरे इसका पूरा शरीर बर्फ में जमने लगता है और कुछ ही पलों में हेलीबेल एक बर्फ के टावर के अंदर कैद हो जाती है। इसके बाद हम बरागन और सोईफेंग को देखते हैं। सोईफोन अपनी जबरदस्त स्पीड से बरागन पर लगातार हमला करती है, पर इसे एक अजीब बात महसूस होती है। जब भी सोईफोंग बरागन के पास जाने की कोशिश करती है इसकी बॉडी की स्पीड अपने आप धीमी पड़ने लगती है। ये दोबारा हमला करती है, पर हर बार ऐसा ही होता है और सोईफेंग को समझ में नहीं आता कि भाई इस बंदे की ताकत है क्या आखिर। ये ग्रेविटी या स्पेस को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम मेरी ताकत के बारे में जानना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एजिंग का प्रतीक हूँ, वक्त के साथ साथ हर चीज के पुराने और कमजोर होने का प्रतीक हूँ। और ऐसा बोलकर एक पल में सोईफोंग के पीछे आ जाता है और हल्के से इसकी बॉडी को टच करता है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा छू दिया तो तुम्हारी हड्डियाँ मिट्टी में मिल जाएंगी। सोईफोंग अपनी बाजू की तरफ देखती है जिसे अभी बैरेगन ने छुआ है और इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसके शरीर के अंदर की सारी हड्डियाँ सड़ने लगती हैं। इसका हाथ किसी काम का नहीं रहता है। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही बैरेगन इस पर एक फाइनल हमला करने वाला होता है तभी ओमाइदा यहाँ पर आ जाता है और अपने इस भारी स्पाइक्ड वेपन को बरागन पर फेंक देता है। बरागन इसके हमले को आसानी से हटा देता है, पर इतने में सोईफेंग को थोड़ा सा समय मिल जाता है पीछे हटने के लिए और दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। ओमाइदा सामने से लगातार हमला करके बरागन का ध्यान भटकाने लगता है, पर इसी बीच सोईफोंग नीचे से हमला करने के लिए एक मौका ढूंढने लगती है, पर बरागन इनकी पूरी स्ट्रेटेजी एक पल में ही समझ जाता है और अगले ही पल एक ऐसा हमला करता है कि जैसे इसने सोईफेंग को बीच में से 2 टुकड़ों में काट दिया हो। पर अगले ही पल पता चलता है कि ये बस इसकी एक आफ्टर इमेज होती है। ओमाइदा को गुस्सा आ जाता है और इस पर हमला करता है, पर बरागन जैसे ही इसे पकड़ने वाला होता है ओमाइदा बुरी तरह से घबरा जाता है और इसकी फट जाती है और ये भागने लगता है। बरागन सोईफेंग की बाजू पकड़ लेता है और इसकी एजिंग पावर की वजह से इसका हाथ सड़ने लगता है। सोईफेंग किसी तरह से इसकी पकड़ से बाहर निकल जाती है और इससे थोड़ा सा दूर हो जाती है। तभी ओमाइदा दोबारा से इस पर हमला करता है। बरागन डिसाइड करता है कि अब इन दोनों को यहीं पर मार देगा और अरोगांते रिलीज कर देता है। रिलीज होते ही इसका रूप बदल जाता है और काले कपड़े पहना हुआ एक डरावने स्केलेटन में बदल जाता है और यही ह्योकोमुंडो के असली राजा का असली रूप होता है। इस फॉर्म में आते ही बरागन के आसपास की हर चीज बहुत तेजी से सड़ना और टूटना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके आसपास वक्त बहुत ही तेजी से चलने लगा हो और अपनी डेंजरस टेक्निक रेस्पिरा का यूज करता है। काली एनर्जी की ये लहर सीधा सोईफोंग के हाथ पर जाकर लगती है और इसका सारा मांस गलना शुरू हो जाता है। इसकी हड्डी तक दिखने लग जाती है और ये सड़ना इसकी बॉडी की तरफ फैलने लगता है। सोईफेंग समझ जाती है कि अगर ये सड़न इसकी बॉडी के ऊपर फैल जाती है तो इसके सारे ऑर्गन्स सड़ जाएंगे और ये मारी जाएगी। और जल्दी से ओमाइदा को ऑर्डर्स देती है कि बिना टाइम वेस्ट किए मेरे हाथ को काट दो जल्दी से। ओमाइदा डर से कांप रहा था, पर सोईफेंग की जान बचाने के लिए इसके हाथ को काट डालता है। ओमाइदा तुम्हें उसे बिजी रखना होगा, अब तक मैं कुछ सोचती हूँ। हमें इसे हराने के लिए एक फाइनल प्लान सोचना होगा। इसके बाद हम शुनसुई और स्टार्क को देखते हैं। अब शुनसुई अपनी दोनों तलवारें बाहर निकाल चुका था, पर दोनों में से कोई भी अभी तक अपनी असली ताकत को नहीं दिखा रहा था। अगर तुम चाहो अपनी पानकाई दिखा सकते हो, पहले अपना सैरो दिखाओ रे पापा। और ये सुनते ही स्टार्क इस पर अपने सैरो से फायर करता है, पर शुनसुई इसके हमले से बच जाता है और स्टार्क का पूरा ध्यान इस बैटल पर नहीं होता है और बार बार अपनी साथी लिलिनेट को देख रहा होता है जो कि इस वक्त उकिटाकी के साथ लड़ रही होती है। यहाँ पर उकिटाकी भी इसके साथ सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था, बस इसके हमलों को रोक रहा था और इसे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। शुनसुई समझ जाता है, इसलिए स्टार्क को चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुमने फाइट को सीरियस नहीं लिया रे बाबा तो मुझे खुद ही तुम्हारी साथी पर हमला करके उसे मार देना होगा रे। ये सुनते ही स्टार्क को गुस्सा आ जाता है और जबरदस्त स्पीड से क्यूराको पर हमला करता है और इसके नीचे आकर एक पावरफुल सैरो से इस पर हमला करता है। शुनसुई इसके हमले से बच जाता है, पर इस हमले की वजह से इसकी टोपी थोड़ी सी कट जाती है। मुझे समझ आ चुका
पक्का है रे बाबा? तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता है रे बाबा? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं तुमसे अपनी पूरी जान लगाकर लड़ूंगा। क्या तुम्हारा बानकाई उस छुटकू के बानकाई से भी ज्यादा ताकतवर है क्या? इत्सुकाया सोल सोसाइटी का एक जीनियस है रे बाबा, और अगर उसे 100 सालों का समय और मिल जाता है रे तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा रे। तो फिलहाल तुम ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। स्टार्क अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से वापस रख देता है। लिलीनेट को अपने पास बुलाता है और स्टार्क बताता है कि लिलीनेट और ये खुद दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं। जहाँ बाकी रंगकार्स अपनी पावर्स को अपनी स्वॉर्ड के अंदर रखते हैं, मेरी पावर लिलीनेट के अंदर सील है। ऐसा बोलकर इसके हाथ को पकड़ता है और अगले ही पल अपना रेज़रेक्शन लॉस लोबोस रिलीज कर देता है। इसका पूरा रूप बदल जाता है और इसके हाथ में 2 पिस्टल्स आ जाती हैं और यही लिलीनेट का असली रूप है। इसके बाद हम आइजन को देखते हैं जो कि अब भी अपने साथियों के साथ उस दीवार के अंदर शांत खड़ा होता है। बाहर इतनी ज्यादा बड़ी बैटल चल रही होती है पर इसके चेहरे पर जरा सी भी टेंशन नहीं होती है। अब हमें भी बैटल में शामिल नहीं होना चाहिए कैप्टन आइजन। थोड़ा सब्र करो गिनीचिमारो, ये आग की दीवार ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली, बस देखते जाओ आगे क्या होगा। यहाँ पर उमाइदा अभी भी बैरागन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लगातार आसपास की सभी बिल्डिंग्स को तोड़कर इसे रोकने की कोशिश करता है पर कुछ भी काम नहीं करता। इतने में सोईफेंग ने भी अपनी बानकाई को रिलीज कर दिया था जो कि था जाकुहो राइकोबिन, और इसका वेपन एक बहुत बड़ी गोल्डन मिसाइल में बदल जाता है। मुझे मेरी बानकाई बिल्कुल पसंद नहीं। एक असैसिन के लिए ये बानकाई बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसी वजह से मैं इसे बहुत ही कम यूज करती हूँ। पर लगता है इस बार मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और सीधा बैरागन के ऊपर मिसाइल फायर कर देती है। ये मिसाइल सीधा बैरागन को हिट कर जाती है और अगले ही पल यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और यहाँ पर स्टार्क के हाथों में 2 पावरफुल पिस्टल्स आ चुकी थी जो कि लिलीनेट का ही असली रूप होता है। जैसे ही क्यूराको इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, स्टार्क अपनी दोनों पिस्टल्स का यूज करके लगातार सैरोस को फायर करता है। इसके हमले इतने ज्यादा पावरफुल और तेज होते हैं कि क्यूराको लगातार बस हिलता ही जा रहा था और किसी तरह से इसके सारे हमलों से बचते हुए स्टार्क के पास जाने का मौका ढूंढता है। धीरे धीरे स्टार्क भी इसकी मूवमेंट्स को समझने लगता है और अंदाजा लगाने लग जाता है कि क्यूराको अपना अगला कदम किस तरफ लेने वाला है। सिर्फ एक नॉर्मल सैरो से मुझे हराना मुमकिन नहीं है रे बाबा। हाँ तुमने सही कहा, एक सैरो से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, पर अगर एक साथ 1000 सैरोस आ जाए तब क्या होगा। और ऐसा बोलकर स्टार्क अपनी टेक्निक सैरोमेटोराइट का यूज करता है और इसकी पिस्टल से एक साथ करोड़ों सैरोस निकलने लगते हैं। पूरा एरिया इसके सैरोस से भर जाता है और अब क्यूराको के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तभी अचानक से सभी सैरोस उल्टा घूमकर सीधा स्टार्क की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और ये काम था उकिटाकी का। उकिटाकी अपनी जानपाक्टो की स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है और स्टार्क के हमलों को इसी की तरफ वापस भेज देता है। स्टार्क ये देखकर हैरान हो जाता है, दोबारा से सैरो फायर करता है पर उकिटाकी दोबारा से यही करता है, इसके हमले को एब्जॉर्ब करके दोबारा इसी की तरफ आगे भेज देता है। और हमें इसकी जानपाक्टो सुगियोनो कोटोवारी की एबिलिटीज के बारे में पता चलता है। इसकी 2 तलवारें एक चेन से जुड़ी हुई हैं। एक तलवार सामने से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और दूसरी उसी एनर्जी को दोबारा से दुश्मन की तरफ फायर कर देती है। तभी क्यूराको दोबारा से स्टार्क पर हमला करता है पर तभी अचानक से आसमान में एक गारगांटा खुल जाता है जिसके अंदर से वंडरवाइज बाहर निकलता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हॉलो क्रीचर भी यहाँ पर आ जाता है। अगले ही पल ये वंडरवाइज इतनी तेजी से मूव करता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता और सीधा उकिटाकी के पीछे पहुंचकर अपना हाथ इसके सीने के आर पार कर देता है। उकिटाकी बुरी तरह से घायल हो जाता है। क्यूराको उकिटाकी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है पर स्टार्क इस मौके का फायदा उठाकर क्यूराको पर सैरो से हमला करता है और इसी वजह से दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद वंडरवाइज जोर से चिल्लाता है, इसकी चीख की शॉक वेव सीधा उस बर्फ की टावर तक पहुंच जाती है जिसके अंदर हेलिबल कैद थी। पूरा आइस टावर टूट जाता है और हेलिबल आजाद हो जाती है। वंडरवाइज दोबारा से चिल्लाता है और इस बार इसकी शॉक वेव सुईफोंग के द्वारा बनाया गया वो सारा धुआं हटा देती है और बैरागन दोबारा से आजाद हो जाता है और इसके पीछे खड़ा वो जायंट हॉलो एक बहुत तेज हवा का झोंका छोड़ता है और ये हवा का झोंका कैप्टन यामामोटो के द्वारा बनाई गई इस पूरी आग की दीवार को बुझा देता है और ये दीवार हटते ही आइजन, गिनीचिमारू और तोशिन आजाद हो जाते हैं। इन सभी सोल रीपर्स इतनी देर से जितनी भी मेहनत की थी सारी मेहनत कुछ ही सेकंड्स में बेकार होने लगती है। पर तभी मैदान जंग में कुछ नए लोगों की आवाज सुनाई देती है। अब वक्त आ चुका है तुम्हारे पुराने गुनाहों का हिसाब चुकाने का आइजन। और वाइजर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। शिंजी आगे बढ़ता है। क्या बात है, काफी समय हो गया है तुम सभी सोल रीपर्स से मिले हुए। हाँ और यहाँ पर लीसा अचानक से क्यूराको के पास आकर इसकी ठुड्डी पर लात मारती है और इसे दूर फेंक देती है। लीसा इसकी सबसे पहली सबऑर्डिनेट थी। यहाँ पर यामामोटो शिंजी से पूछता है, क्या तुम सब के सब सोल सोसाइटी के साथ मिलकर आइजन को हराने आए हो क्या? अरे नहीं रे बड़े, हम गोटे 13 के एलाइज बनकर यहाँ पर नहीं आए हैं, हम सिर्फ इचिगो के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी वंडरवाइज दोबारा से चिल्लाता है, भाई बड़ा गंदा है वंडरवाइज यार। और इसके पीछे खड़ा ये जायंट हॉलो अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर से सैकड़ों गिलियंस और मैनोस ग्रांडे काराकोरा टाउन की तरफ गिरने लगते हैं। इतने सारे हॉलोस को देखते ही वाइजर्ड्स अपने मास्क को समन करते हैं और इनके साथ लड़ने लगते हैं। अब इनका पहला टारगेट आइजन नहीं था, सबसे पहले वाइजर्ड्स को इन सभी हॉलोस को हराना होगा और एक एक करके इन सभी हॉलोस को आसानी से हरा देते हैं। शिंजी आइजन को चिढ़ाता है, ऐसा लग रहा है दोबारा से मिलकर आइजन, हमारी नई ताकत तुम्हें कैसी लगी? हाँ ये ताकत तुम्हारी ही दी हुई है। और ऐसा बोलकर शिंजी आइजन पर हमला कर देता है पर आइजन के पास पहुंचने से पहले ही तोशिन बीच में आ जाता है और शिंजी के हमले को रोक देता है। तोशिन इस पर काउंटर अटैक करने ही वाला था कि तभी कैप्टन कोमामोरा यहाँ पर आ जाते हैं और तोशिन के हमले को रोक देता है। आइजन के पीछे जाओ, इस तोशिन को मैं देखता हूँ। तभी हिसागी भी यहाँ पर आ जाता है। इस फाइट में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा कैप्टन कोमामोरा। और यहाँ पर हेलीबेल दोबारा से तोशिरो पर हमला कर देती है पर लीसा और ह्योरी इसके सामने आकर इससे लड़ने लगती हैं और अब हेलीबेल को एक साथ 3 ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। तीनों मिलकर इस पर हमला कर रहे थे लेकिन फिर भी हेलीबेल इन सभी के साथ आसानी से लड़ रही होती
होती है। भाई साहब कितनी पावरफुल है भाई ये। यहाँ पर लीसा की हालत खराब हो चुकी थी। इसका बानकाई भी बरागन को नहीं हरा पाया था और अपने चोटों की वजह से ज्यादा समय तक लड़ भी नहीं सकती थी। ये सब देखकर हाची आगे आता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा मेरी कीडो मास्टरी से। और यहाँ पर वाइजर्ड्स सभी हॉलोस को खत्म कर देते हैं और बैटल फील्ड में ये बड़ा सा जाइंट हॉलो बचा हुआ था और माशिरो कहती है मैं हराऊंगी इसे, सब लोग पीछे हट जाओ। और अगले ही सेकंड जबरदस्त स्पीड से जंप करती है और एक ही पावरफुल किक से इस जाइंट हॉलो को ऊपर हवा में उड़ा देती है और ये हॉलो मारा जाता है। वंडर वाइज को गुस्सा आ जाता है। इसे यकीन ही नहीं होता कि भाई ये कैसे हो गया। एक ही सेकंड में इसने मार दिया इसको और गुस्से में माशिरो की तरफ बहुत सारे सैरोस फायर कर देता है। पर माशिरो बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसकी एक हमले से आसानी से बच जाती है और वंडर वाइज को इसके चेहरे से पकड़कर नीचे जमीन पर दे मारती है। यहाँ पर स्टार्क के सामने दो नए ओपोनेंट्स आ चुके थे जो कि थे लव और रोज। और क्योंकि क्यूराको और उकिटाके दोनों बुरी तरह से हारे गए थे, यहाँ पर हाची सुईफेंग से बात करने की कोशिश करता है। हमें मिले हुए काफी समय हो गया है ना सुईफेंग? पर सुईफोंग इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि इसे लगता है कि वाइजर्ड्स अभी भी बस क्रिमिनल्स ही थे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम सभी के सभी मरने वाले हो, तैयार हो जाओ। तभी हाचिगिन तुरंत बैरेगन के आसपास एक पावरफुल कीडो बैरियर बना देता है। इसकी रेस्पिरा सिर्फ फिजिकल चीजों को सटा सकती है। शायद कीड़ों से बनी हुई मेरी स्पिरिचुअल बैरियर इसके हमले से बच जाएगी। सिर्फ जिंदा चीजें ही नहीं, मेरे हमले के सामने तुम्हारा कीड़ो भी नहीं टिक सकता। और अगले ही पल इसकी रेस्पिरा टेक्निक इसके बैरियर को भी धीरे धीरे सड़ाने लगती है। हाचिगिन हैरान हो जाता है और तुरंत एक और बैरियर बनाता है पर वो भी टूटने लगता है और हाचिगिन लगातार एक के बाद एक नए बैरियर्स बनाता जाता है और बरागन की रेस्पिरा धीरे धीरे इन सभी को खत्म करने लगती है। सुईफेंग मेरे पास एक प्लान है पर उस प्लान को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी बानकाई की जरूरत पड़ेगी। तभी बैरेगन एक और बैरियर तोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर हाचिगिन बहुत ही तेजी से एक जबरदस्त बहुत ही ज्यादा विशाल कीडो केज तैयार करता है और इस बार इस केज के अंदर एक छोटी सी जगह छोड़ता है जहाँ पर सुईफोंग पहले से ही अपनी बानकाई को लेकर तैयार खड़ी हुई थी और सीधा इस ओपनिंग के थ्रू बैरेगन पर निशाना लगाती है और अपने मिसाइल को फायर कर देती है और ये मिसाइल सीधा बैरेगन को जाकर लग जाती है। केज के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ये पूरा का पूरा ब्लास्ट इस कीडो केज के अंदर ही रह जाता है। इसी वजह से जो भी धमाका हुआ था वो आसपास नहीं फैलता है, इस केज के अंदर ही रहता है। अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इन्हें लग रहा था कि अब बैरेगन जिंदा नहीं बचा होगा। पर तभी बैरेगन अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतना खतरनाक हमला झेलने के बाद भी बैरेगन जिंदा होता है। हालांकि इसका शरीर जगह जगह से टूट चुका था, इसका आधा चेहरा तक डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन फिर भी जिंदा खड़ा हुआ था। अब तुम सभी को बहुत बुरी मौत मिलेगी। हाचिगिन अपना होलो मास्क पहन लेता है और इसकी कीडो पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और लगातार बैरियर्स बनाकर इसके रेस्पिरा को रोकने की कोशिश करता है। पर इस बार फाइट के दौरान रेस्पिरा इसके एक हाथ को छू लेती है जिसकी वजह से इसका हाथ सड़ने लगता है। हाचिगिन समझ जाता है कि अगर अभी इसने कुछ नहीं किया तो रेस्पिरा इसकी पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगी और इसका पूरा शरीर सड़ जाएगा। तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अपनी टेलीपोर्टेशन कीडो का यूज करता है और अपने हाथ को टेलीपोर्ट करके सीधा बैरेगन के शरीर के अंदर भेज देता है क्योंकि रेस्पिरा जिस भी चीज को छूती है उसे सड़ा देती है। इसी वजह से बैरेगन की अपनी ही ताकत इसके शरीर को अंदर से खत्म करने लगती है और धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। बैरेगन जोर जोर से चिल्लाता है, योकोमुंडो का असली राजा मैं हूँ, मैं नहीं हार सकता। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। बहुत सालों पहले जब आइजन योकोमुंडो नहीं आया था तब बैरेगन ही योकोमुंडो का राजा हुआ करता था और एक बहुत बड़े हड्डियों से बने हुए सिंहासन पर बैठा हुआ रहता था और इसके सामने हजारों हॉलोस चुपचाप झुककर इसका हुक्म माना करते थे। इसके पास सब कुछ होता है पर इतनी ज्यादा ताकत और इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद अंदर से बोर हो चुका था और अक्सर सोचा करता था कि भाई एक राजा का काम क्या होता है, मैं करूँ क्या अपनी लाइफ के साथ। तभी अचानक से इसके सामने खड़ा एक हॉलो पल भर में दो टुकड़ों में कट जाता है और तभी आइजन, गिनीचिमारू और तोशिन यहाँ पर आ जाते हैं इसके सामने। तभी एक हॉलो इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तोशिन इसे बीच में से काट डालता है। क्या बात है, बिल्कुल सही समय पर आए हो। काफी समय से किसी के साथ लड़ा नहीं, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं हूँ योकोमुंडो का असली राजा और जिस जगह भी तुम खड़े हो ये मेरा शानदार महल है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इस जगह पर ना कोई दीवार है ना ही छत है, तुम इसे महल कहते हो? हाँ। तभी आइजन आगे आता है और अपनी जानपाक्टो की स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करके इसके सभी हॉलोस को हिप्नोसिस में डाल देता है। मेरे पास पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें मेरा सबऑर्डिनेट बनना होगा और मेरे लिए काम करना होगा। ये सुनते ही बैरेगन को गुस्सा आ जाता है। योकोमुंडो का राजा कभी किसी के लिए काम नहीं करेगा। और ऐसा बोलकर सीधा आइजन, गिनीचिमारू और तोशिन पर हमला कर देता है और इन्हें बीच में से काट डालता है। तभी अचानक से बैरेगन का ये जो मुकुट होता है बीच में से टूट जाता है और इसे समझ आता है कि जिस आइजन पर अभी इसने हमला किया था वो बस एक इल्यूजन था और यही आइजन की हिप्नोसिस की पावर है। अगले ही पल बैरेगन दिखता है कि इसकी खुद की हॉलो आर्मी इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी और गिन और तोशिन अपनी तलवार को सीधा इसकी गर्दन पर रख देते हैं और इसी पल से बैरेगन को मजबूरी में आइजन का एक सबऑर्डिनेट बनना पड़ता है। हालांकि बाहर से इसने आइजन की बात को मान लिया था पर इसके दिल में बदले की आग कभी खत्म नहीं हुई थी और हमेशा से इसी दिन का इंतजार कर रहा होता है जब ये वापस अपने सिंहासन को वापस लेगा। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। बैरेगन की बॉडी सड़ने लगती है और अपनी आखिरी बची हुई ताकत का यूज करके अपनी तलवार को सीधा आइजन की तरफ फेंक देता है। ये बंदा मरने से पहले भी आइजन को खत्म कर देना चाहता था पर इससे पहले कि इसका वेपन आइजन तक पहुंच भी पाता बैरेगन का पूरा शरीर राख में बदलकर हवा में गायब हो जाता है। दूर खड़े हुए स्टार्क ये सब देखता रहता है। एक राजा मर गया और किसी को उसकी मौत की परवाह तक नहीं है। तभी लव और रोज सीधा स्टार्क पर हमला करते हैं। दोनों
साथ मिलकर इस पर हमला कर रहे होते हैं, पर स्टार्क अपनी दोनों पिस्टल्स का यूज करके इनके हमलों को रोकता जाता है। तुम दोनों अपने हॉलो मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरा हॉलो मास्क कैसा है। मैं भी दिखाता हूँ। दोनों अपने हॉलो मास्क को पहन लेते हैं और दोनों पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और स्टार्क पर लगातार हमला करते हैं। रोज स्टार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है और लव अपनी इस बड़ी सी कुल्हाड़ी को जोर से घुमाकर इसके अंदर स्पिरिचुअल फ्लेम्स को इकट्ठी करता है और उस पूरी पावर को स्टार्क पर छोड़ देता है और ये चलती हुई कुल्हाड़ी सीधा स्टार्क के ऊपर जाकर गिर जाती है। पूरा एरिया आग की लपटों में घिर जाता है और स्टार्क को अपनी पिस्टल के अंदर से लिलीनेट की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम ठीक हो स्टार्क? हाँ मैं ठीक हूँ लिलीनेट। इस बार सामने के दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर हैं। अब ताकत छुपाने का कोई फायदा नहीं है स्टार्क, हमें अपनी असली पावर्स को दिखाना होगा। हाँ तुमने सही कहा। इसकी दोनों पिस्टल्स गायब हो जाती हैं और स्टार्क ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से इसके आसपास बहुत सारे स्पिरिचुअल वुल्फ्स दिखाई देने लगते हैं और ये सारे वुल्फ्स लव और रोज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दोनों इन्हें खत्म करने के लिए इन पर हमला करते हैं, पर जैसे ही किसी एक वुल्फ को खत्म करते हैं उसकी जगह 3-4 वुल्फ्स और आ जाते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि भाई अब इनका बचना मुश्किल है। और जैसे ही वुल्फ लव के पैर पर काटता है, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है। लव किसी तरह से इस एक्सप्लोजन से बचने की कोशिश करता है, पर काफी सारे वुल्फ्स इन पर हमला कर देते हैं और कांटेक्ट में आते ही धमाके होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। दोनों इन हमलों को झेल नहीं पाते और नीचे जमीन पर जाकर गिर जाते हैं। इनके हॉलो मास्क तक टूट जाते हैं। स्टार्क नीचे उतरता है। अब मैं इस फाइट को यहीं पर खत्म कर दूंगा। और जैसे ही स्टार्क इन दोनों को जान से मारने वाला होता है, इसके सीने से एक तलवार आर पार हो जाती है। स्टार्क हैरान रह जाता है और ये काम था क्यूराको का। ये बंदा स्टार्क के नीचे बनी शैडो के अंदर से बाहर निकला था और यही इसकी स्पेशल एबिलिटीज में से एक है। दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। स्टार्क दोबारा से अपने उन सभी वुल्फ्स को समन करता है। मैंने सुना है रे बाबा, ये सारे भेड़िए तुम्हारी साथी की सोल से कनेक्टेड है। अगर इन सबको मार दिया जाए तो उसका असर लिलीनेट पर भी होगा रे बाबा। क्या ये बात सच है या इसका असर सिर्फ तुम पर होगा रे बाबा? स्टार्क इसकी बातों को इग्नोर करता है और इस पर हमला करता है। तभी शुनसुई स्टार्क की शैडो पर हमला करता है और ये बचे हुए सारे वुल्फ्स क्यूराको की शैडो की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही इसे छूते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके में सारे वुल्फ्स मारे जाते हैं। क्यूराको इस धुएं से बाहर निकलता है और सीधा स्टार्क की तरफ आगे बढ़ जाता है इसे जान से मारने के लिए, पर काफी सारे वुल्फ्स दोबारा से रीजनरेट होकर स्टार्क की जान बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। पर क्यूराको एक एक करके इन सभी को हराता जाता है। अब सारे वुल्फ्स खत्म हो जाते हैं और लिलीनेट की मौजूदगी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब मुझे तुम्हारी एबिलिटी पूरी तरह से समझ आ चुकी है रे बाबा। पहले मुझे लगा था कि इन वुल्फ्स का एक्सप्लोजन सीधा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा रे, पर ऐसा नहीं है रे बाबा। अतीत में स्टार्क योकोमुंडो के अंदर बिल्कुल अकेला रहा करता था और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो भी हॉलो इसके करीब आता था इसके पास रहने से ही मारा जाता था। इसी वजह से स्टार्क अकेला रह गया और किसी से दोस्ती नहीं कर पाया। हर कोई स्टार्क से दूर रहा करता था। अकेलेपन से तंग आकर स्टार्क एक फैसला लेता है। इसने अपनी ही सोल को 2 हिस्सों में बांट दिया और इसकी सोल का दूसरा हिस्सा लिलीनेट में बदल गया और उस दिन के बाद से दोनों हमेशा साथ रहने लगे ताकि स्टार्क को दोबारा अकेलापन कभी फील ना हो। एक दिन आइजन इनके सामने आ जाता है और इन्हें अपने साथ चलने का ऑफर देता है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत दूंगा। दोनों इसकी बात मान जाते हैं, पर इन दोनों ने आइजन का साथ ताकत पाने के लिए नहीं दिया था। उन्होंने उसका साथ बस इसीलिए चूज किया ताकि हमेशा के लिए अकेलेपन से छुटकारा पा सके। प्रेजेंट में ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं समझ सकता हूँ रे बाबा, तुमने अपनी सोल को 2 हिस्सों में क्यों बांट दिया रे, पर इससे ये मत समझना कि मैं तुम पर रहम खाऊंगा। और ऐसा बोलकर क्यूराको स्टार्क पर अटैक करता है और दोनों अपनी दोनों स्वॉर्ड्स का यूज करके एक दूसरे पर हमला करते हैं। पर अब क्यूराको सीरियस हो जाता है और स्टार्क पर हमला करता है। स्टार्क पूरी कोशिश करता है कि इसके हमलों से बच सके और क्यूराको स्टार्क को बुरी तरह से घायल करके इसे नीचे जमीन पर फेंक देता है और मरते हुए स्टार्क को अपने पुराने दिन और लिलीनेट की बातें याद आने लगती हैं और शांति के साथ अपनी आखिरी सांसें ले लेता है। पर यहाँ आइजन के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिख रहा होता है। इसके चेहरे पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे अभी भी इसके पास कोई प्लान बचा हुआ है जो कि इस पूरी जंग का रिजल्ट चेंज कर सकता हो। और यहाँ पर लीसा और हेवरी अपने वाइजट मास्क को पहनकर हेलीबेल पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। हित्सुगाया भी इनका साथ देता है। तीनों मिलकर इसे घेर लेते हैं। तभी आइजन इनके सामने आ जाता है। बाकी सभी स्पादास पहले ही हार चुके हैं हेलीबेल, इसलिए तुम्हारे जिंदा रहने का अब कोई मतलब नहीं बनता। और ऐसा बोलकर आइजन अपनी तलवार को हेलीबेल की छाती में घुसा देता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिस समय पर हेलीबेल योकोमुंडो की एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वास्टर लॉर्ड थी। हेलीबेल मेल हॉलोस को मार देती थी पर फीमेल्स की जान नहीं लेती थी। तब इसकी मुलाकात 3 फीमेल हॉलोस से हो जाती है और उनकी जान बचाती है और धीरे धीरे ये इनके सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। चारों साथ रहने लगती हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर एक हॉलो को आसानी से हरा देती हैं। कुछ समय के बाद बैरिगन इसके पास आता है और अपनी आर्मी में शामिल होने का ऑफर देता है, पर हेलीबेल किसी के नीचे काम करना नहीं चाहती थी और सीधा बैरिगन के एक हॉलो के ऊपर हमला कर देती है और अपनी साथियों के साथ यहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद इनकी छिपी हुई जगह पर एक हॉलो हमला कर देता है। इसके मास्क का एक हिस्सा टूटा हुआ होता है और इसकी ताकत हेलीबेल से भी ज्यादा होती है। तुम सभी लोग यहाँ से चली जाओ, इसे मैं देखती हूँ। पर कुछ ही देर में बुरी तरह से हार जाती है और जैसे ही हॉलो इस पर आखिरी वार करके इसे जान से मारने ही वाला होता है, इसकी तीनों साथी वापस आ जाती हैं। हम यहाँ से नहीं जाने वाले, आपने हमारी जान बचाई थी, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। पर हॉलो इन्हें भी आसानी से हरा देता है। अपनी साथियों को घायल देखकर हेलीबेल को गुस्सा आ जाता है और इस पर दोबारा से हमला कर देती है, पर इस बार भी इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी अचानक आइजन यहाँ पर आ जाता है और एक ही वार में इस हॉलो को मार गिराता है। अगर तुम मेरे साथ चलती हो हेलीबेल तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। इतनी बड़ी चोट लगने के बावजूद भी हेलीबेल अपनी बची हुई पूरी पावर का यूज करके आइजन पर
पर हमला कर देती है। इसे लगता है कि इसका हमला आइजन को लग चुका है, पर अगले ही पल पता चलता है कि ये बस एक इल्यूजन था। असली आइजन इसके पीछे खड़ा होता है और अपनी तलवार को इसकी पीठ में घुसा देता है। अब ये फाइट यहीं पर खत्म होती है, तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। एलिबेल नीचे जमीन पर गिर जाती है। आइजन सबकी तरफ देख कर कहता है कि अब मैं तुमसे खुद लड़ने वाला हूँ और सभी कैप्टन, लेफ्टिनेंट्स और वाइजर्ड्स इसके सामने आ जाते हैं। थ्योरी सबसे पहले जाती है आइजन पर हमला करने के लिए, पर इससे पहले कि इस पर हमला कर पाती, किन इचिमारो दूर से अपनी तलवार को एक्सटेंड कर देता है और इसकी छाती के आर पार कर देता है। थ्योरी बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। शिंजी इसे संभालता है। यहाँ पर माशिरो लगातार वंडर वाइज पर हमला करती है, पर हर बार उठ खड़ा होता है। केन से इससे कहता है कि अगर तुम ज्यादा समय तक अपने मास्क का यूज करोगी तो ये मास्क टूट भी सकता है। अरे यार तुम चिंता क्यों करते हो, मैं अपने मास्क को पूरे 1 दिन तक संभाल सकती हूँ। पर अगले ही पल इसका मास्क टूट जाता है। वंडर वाइज इस मौके का फायदा उठाकर इस पर एक जोरदार हमला कर देता है और एक ही बार में इसकी बैंड बजा देता है। माशिरो की हालत देखकर कैंसे को गुस्सा आ जाता है और अपनी इस चाकू रूपी जानपाक्तो को पकड़ता है और बान का रिलीज करने की तैयारी करता है। इसके बाद हम ह्योको मुंडो के अंदर रुकिया, रेंजी, चैड को देखते हैं। ये सब लोग यामी के साथ लड़ रहे होते हैं और ताकत में ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है इनसे, इसलिए अपनी स्पीड का यूज करके इसे उलझाने की कोशिश करते हैं। रेंजी इस पर हमला करता है पर यामी इसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। चैड को भी उड़ा देता है और अपने इस बड़े बड़े हाथों से रुकिया को पकड़ लेता है। यामी इसे पूरी जान लगाकर दूर फेंक देता है, पर तभी इचिगो यहाँ पर आ जाता है और रुकिया की जान बचा लेता है। इचिगो आते ही गेत्सुगा तेंशो यामी पर चला देता है और पहली बार यामी घायल हो जाता है। इसके बाद इचिगो अपने हॉलो मास्क को पहनता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक गेत्सुगा तेंशो का यूज करके यामी को बुरी तरह से घायल करके इसे नीचे जमीन पर फेंक देता है। पर तभी यामी जल्दी से उठ जाता है और इचिगो पर लगातार वार करता है। इचिगो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी इसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है और इसका हॉलो मास्क गायब हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर यामी इचिगो को पकड़ लेता है, पर तभी कोई इस पर हमला कर देता है और यामी का एक पैर कट जाता है और ये काम होता है केनपाची, ज़ेराकी और ब्याकुया कुचिकी का। ज़ेराकी इचिगो से कहता है कि हम इसे संभाल लेंगे, तुम्हें जल्दी से ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा और आइजन का मुकाबला करना होगा। तभी मायूरी भी यहाँ पर आ जाता है ननाओ के साथ और ज़ाइलापोरो की लैब से लाए गए खास डिवाइस का यूज करके ह्यूमन वर्ल्ड जाने के लिए एक गरगांटा खोल देता है। तभी उनाहाना भी यहाँ पर आ जाती है और इचिगो के साथ जाने का फैसला करती है। गरगांटा खुलते ही दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और केनपाची और ब्याकुया यामी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के शुरू होते ही केनपाची अपनी तलवार का यूज करके यामी की 2 उंगलियां काट देता है। केनपाची इसके सर पर भी वार करता है, पर ये मोटी चमड़ी का जानवर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इस हमले का इस पर ज्यादा असर नहीं होता है। मायूरी इस फाइट को ध्यान से देख रहा होता है और इसका मकसद यामी के मरने के बाद इसकी लाश को हासिल करना होता है ताकि इसके इस बड़े से शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सके। यहाँ गरगांटा के अंदर उनाहाना इचिगो से पूछती है कि क्या इसका पहले कभी आइजन से सामना हुआ है क्या। इचिगो उसी एग्जीक्यूशन ओग्योको वाली फाइट का जिक्र करता है। उस दिन जब मैं पहली बार आइजन से लड़ा था मुझे समझ आ चुका था कि आइजन कितना ज्यादा पावरफुल है। पर अच्छी बात यह है कि तुमने आज तक आइजन की शिकाई को रिलीज होते हुए नहीं देखा है इचिगो। इसी वजह से तुम ही अकेले इंसान हो जो कि उसके सामने खड़ा हो सकता है। वाइजर्ड्स, सोल रिपर्स और अरंगार्स लगभग सभी लोग उसकी हिप्नोसिस का शिकार बन चुके हैं। अब सिर्फ तुम ही हमारी उम्मीद हो इचिगो। पर अगर आइजन अपनी शिकाई को रिलीज करता है तो तुम्हें उसकी तलवार की तरफ नहीं देखना है, समझ गए ना। इचिगो अपने कपड़ों की तरफ देखकर बताता है कि जब ये कपड़े फट जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर कम हो चुकी है। अगर अभी ये पूरी ताकत में होता तो इसके कपड़े पूरी सही तरह से होते। उनोहाना समझ जाती है कि आधी ताकत में भी इचिगो की स्पिरिचुअल पावर किसी सोल रिपर कैप्टन के लेवल की पहुंच चुकी है और वादा करती है कि ह्यूमन वर्ल्ड पहुंचते ही इसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेकर आएगी। अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो इचिगो। यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर कोमामुरा और हिसागी तोशिन के सामने खड़े होते हैं। तीनों आपस में बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और कोमामुरा तोशिन को पुराने दिनों की याद दिलाता है कि इन दोनों ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहाँ किसी बेगुनाह की जान बिना वजह नहीं जाएगी। उस सपने का क्या हुआ। हाँ, दोनों इसे याद दिलाते हैं कि ये पहले कितना अच्छा इंसान हुआ करता था। पर तभी तोशिन इनकी बातों को इग्नोर करके अपने हॉलो मास्क को पहन लेता है। आइजन ने इसे भी वाइजर्ड्स जैसी ताकत दे दी थी। मास्क पहनते ही इसकी स्पीड और पावर कई गुना बढ़ जाती है और अगले ही पल इतनी तेजी से हमला करता है हिसागी पर कि ये बंदा इसे देख भी नहीं पाता है और एक ही वार में नीचे जमीन पर गिर जाता है। कोमामुरा को गुस्सा आ जाता है और इस पर हमला करता है, पर तोशिन इसके वार को रोक देता है और एक जोरदार किक मार के इसके आर्मर को तोड़ देता है और इसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां भी तोड़ देता है। कोमामुरा तोशिन से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर बनने के बाद तुम अब खुश हो क्या। अब तुम में और किसी हॉलो में क्या फर्क रह गया है। जिस दुनिया में हर तरफ बुराई हो वहाँ अच्छाई या बुराई नाम के शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। तभी एक चेन आती है और इसे इसके गले से पकड़ देती है। ये चेन हिसागी ने फेंकी थी। इसकी ट्रेनिंग खुद तोशिन ने ही की होती है। प्लीज तोशिन, प्लीज वही कैप्टन बन जा जिसकी मैं पहले इतनी इज्जत किया करता था। पर तोशिन इसकी एक नहीं सुनता और अपनी तलवार को हिसागी की छाती में घुसाकर इसे दूर फेंक देता है। कोमामुरा को गुस्सा आ जाता है और अपनी बान का रिलीज करता है और यहाँ पर शिंची हिराकू आइजन के सामने आ जाता है और अपनी जानपाक्तो की पावर का यूज करके आइजन की पूरी दुनिया उलट पुलट कर देता है। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर एक डायरेक्शन बदल जाती है। पर कुछ ही समय बाद पता चलता है कि शिंची खुद ही आइजन के हिप्नोसिस का शिकार हो चुका है। आइजन इसे बुरी तरह से घायल कर देता है। यहाँ पर कोमामुरा अपनी विशाल बानकाई का यूज करके तोशिन पर हमला करता है, पर तोशिन हर बार अपनी खतरनाक स्पीड का यूज करके बच निकलता है और इसकी बानकाई को निशाना बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसलिए बानकाई पर लगने वाली हर एक चोट कोमामुरा के शरीर पर भी लगेगी। पर इतनी ज्यादा चोटें खाने के बावजूद भी कोमामुरा मौका देखकर तोशिन के दोनों हाथों को कुचल देता है। पर अगले ही पल तोशिन अपनी रीजनरेशन पावर का यूज करके अपने दोनों हाथों को दोबारा से हील कर लेता है। तोशिन बताता है कि मैं अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था और पूरी दुनिया को बदल देना चाहता था, पर जब इसे इंसाफ का कोई रास्ता नहीं मिला तो इसने आइजन का साथ देने का डिसाइड कर लिया और ऐसा बोलकर अपनी रेजरेक्शन रिलीज कर देता है। इसकी पूरी बॉडी बदलकर एक इस खतरनाक से
डरावने कीड़े जैसे हॉलो में बदल जाती है और इस रूप में पहली बार अपनी असली आंखों से देख पाता है और कोमामुरा को देखकर इसका मजाक उड़ाता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा इतना बड़ा मित्र इतना बदसूरत दिखेगा। तुम तो किसी कुत्ते के जैसे लगते हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे तोशिन। तोशिन इस पर वार करता है। इसकी नई ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि कोमामुरा के विशाल बानकाई के सामने बराबरी से लड़ने लगता है। कोमामुरा इस पर बहुत सारे हमले करता है और इसे घायल करता जाता है, पर हर बार रीजनरेशन से ठीक हो जाता है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। पर तोशिन इसका मजाक उड़ाता रहता है और बोलता है कि तुम्हें रियलिटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तुम बहुत ही नादान हो। कोमामुरा तोशिन को नीचे जमीन पर पटक देता है, पर तोशिन दोबारा उठ जाता है और कोमामुरा को एक पंचा मार के इसे दूर फेंकता है और अपनी आंखों से एक विशाल सैरो लॉन्च करता है। कोमामुरा मुश्किल से ही बच पाता है और अपनी बानकाई से हमला करता है, पर इस बार तोशिन इसकी विशाल तलवार को रोककर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और लगातार स्पिरिचुअल अटैक्स करता है, जिसकी वजह से कोमामुरा की बानकाई बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और नीचे जमीन पर गिरने लगती है। अब तुम नहीं बच सकते कोमामुरा। तभी हिसागी पीछे आ जाता है और अपनी जान बाक्टो इसके सर में घुसा देता है। जिस तोशिन को मैं जानता था वो बहुत पहले मर चुका है, तुम कुछ और ही हो, तुम मेरे कैप्टन नहीं हो सकते। तोशिन की सारी पावर खत्म होने लगती है और दोबारा से अपने इंसानी रूप में लौट आता है। मरने से पहले हिसागी से आखिरी बार इसका चेहरा देखने के लिए कहता है, पर इसकी इच्छा पूरी होने से पहले ही इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और इसकी मौत हो जाती है और ये इसके हॉलो ट्रांसफॉर्मेशन का साइड इफेक्ट होता है। अपने पुराने दोस्त का ऐसा अंत देखकर कोमामुरा अंदर से बुरी तरह से टूट जाता है और कसम खाता है कि आइजन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी आसमान में से गरगांटा खुल जाता है और इचिगो मैदान जंग में आ जाता है। इचिगो आते ही आइजन के पीछे जाकर इस पर गेत्सुगा तेंशो से हमला करता है, पर आइजन अपनी स्पिरिचुअल बैरियर का यूज करके इसके हमले को आसानी से रोक देता है। यहाँ पर इचिगो भी उनाहना की बात याद रखते हुए इसकी तलवार की तरफ देखना अवॉइड करता है, क्योंकि इसने कहा था कि अगर इसने इसकी तलवार को देख लिया तो इसके हिप्नोसिस में चला जाएगा। तभी कोमामुरा इसके सामने आ जाता है और इसकी तलवार को पकड़कर कहता है कि आइजन से निपटना हम कैप्टन की जिम्मेदारी है। इचिगो तुम चिंता मत करो, हम इसे इसकी शिकायत रिलीज करने का मौका ही नहीं देंगे। और सभी कैप्टन एक साथ सामने आकर आइजन को घेर लेते हैं ताकि बंदा अपनी शिकायत रिलीज ना कर सके। इसके बाद तोशिरो सबसे पहला हमला करता है, क्यूराको इस पर दूसरा हमला करता है, पर आइजन स्पिरिचुअल बैरियर बना देता है और दोनों के सभी हमलों से आसानी से बचता जाता है। हमले रोकते रोकते हित्सुगाया को चिढ़ाता है। तुम्हारे अंदर की नफरत सिर्फ मोमो की वजह से है, क्योंकि तुम उसे कभी बचा नहीं पाए। तोशिरो को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है। क्यूराको इसे शांत रहने के लिए कहता है, पर तोशिरो इसकी बात नहीं सुनता और अपनी बानकाई को रिलीज करके आइजन से कहता है कि आज तुम्हारी मौत पक्की है। आइजन बानकाई रिलीज होते ही पूरी ताकत से आइजन पर हमला करता है। तभी कोमामुरा और लव भी इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तीनों मिलकर आइजन को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर इतने सारे हमले होने के बावजूद भी आइजन जरा सा भी घायल नहीं होता है। तभी रोज अपने इस वेपन का यूज करके आइजन की तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि बाकी सभी लोग इस मौके का फायदा उठाकर इस पर हमला कर सके। पर जैसे ही कोमामुरा अपनी विशाल बानकाई से इस पर हमला करता है, आइजन इसकी स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है और हवा में छलांग लगाकर कोमामुरा की छाती में एक बहुत बड़ा कट लगा देता है। रोज इसे रोकने की कोशिश करता है, पर आइजन इसके हथियार को भी काट देता है और इसे भी बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद बारी आती है लव की और लव को भी बुरी तरह से घायल करके और इसके हथियार को इसी के अराउंड लपेटकर नीचे जमीन पर फेंक देता है। तभी लीजा भी यहाँ पर आ जाती है और आइजन पर हमला करती है, पर आइजन इसके भी हथियार को तोड़ देता है। इसके बाद सोईफोंग आगे आती है और आइजन को कंफ्यूज करने के लिए अपनी बहुत सारी आफ्टर इमेजेस क्रिएट करती है और जैसे ही आइजन इसकी सभी आफ्टर इमेजेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी इसकी बर्फ इसके इस हमले को रोक देती है और मौका मिलते ही सोईफेंग एक ही जगह पर लगातार 2 बार हमला करती है ताकि अपनी 2 हिट टेक्निक का यूज कर सके। आइजन इसकी तारीफ करता है। क्या बात है। तभी अगले ही पल पीछे से एक तलवार आकर इसकी बॉडी को चीर देती है। ये हमला क्यूराको ने किया था अंधेरे का फायदा उठाकर। तभी हित्सुगाया दोबारा से इस पर हमला करता है और शिंजी अपनी जान पाक्टो का यूज करके आइजन की सभी डायरेक्शंस को मैनिपुलेट कर देता है। आइजन को लगता है कि हमला लेफ्ट से होने वाला है, पर तोशिरो का हमला राइट से हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर तोशिरो अपनी स्वॉर्ड को इसकी छाती में घुसा देता है और सभी को यकीन हो जाता है कि इन लोगों ने आइजन को हरा दिया है। पर तभी किसी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है और अगले ही पल पता चलता है कि अभी तक जो कुछ हो रहा था ये सब कुछ आइजन का एक हिप्नोसिस होता है और जिसे ये लोग आइजन समझकर हमला कर रहे थे ये असल में मोमो होती है। हित्सुगाया ने अपनी तलवार को सीधा मोमो की छाती के अंदर घुसा दिया था। सभी लोग सन्न रह जाते हैं। भाई कितना गंदा है आइजन यार। आइजन इन सभी पर हमला करता है और एक एक करके सभी कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स को घायल करने लगता है। शिंजी समझ ही नहीं पाता कि आइजन ने अपनी हिप्नोसिस को और अपनी शिकाई को कब रिलीज कर दिया भाई, पर अब समझने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अपनी आखिरी सांसों में मोमो हित्सुगाया को देखती है। कैप्टन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हित्सुगाया बुरी तरह से बौखला जाता है। इसने अपने हाथों से मोमो को मार गिराया है और गुस्से में बिना सोचे समझे आइजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नहीं रहता शिरो बाबा। पर हित्सुगाया किसी की नहीं सुनता और जैसे ही आइजन के पास पहुंचता है आइजन एक ही वार में इसे घायल कर देता है। सोईफोन हमला करती है पर ये भी मारी जाती है। क्यूराको इस पर हमला करता है पर आइजन टेलीपोर्ट होकर इसके पीछे आ जाता है और इसकी पीठ पर हमला करके इसकी भी बैंड बजा देता है। शिंजी भी इसे रोकने की कोशिश करता है पर इसकी ये डायरेक्शन मैनिपुलेशन टेक्निक भी किसी काम की नहीं रहती है और आइजन इसे भी हरा देता है। सभी कैप्टन, लेफ्टिनेंट्स और वाइजर्स नीचे जमीन पर गिर चुके होते हैं और सिर्फ इचिगो कुरोसाकी बच जाता है। इचिगो हैरान हो जाता है कि भाई आइजन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसने सभी कैप्टन को मार गिराया। इचिगो इसे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी इसके सामने आग की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है। जी हाँ गाइस, ये काम है कैप्टन यामामोटो का। यामामोटो आइजन के सामने आ जाता है। तुमने ये अच्छा नहीं किया आइजन, तुमने सभी को घायल कर दिया। ओह, बूढ़ी कैप्टन यामामोटो। हाँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा आइजन। यामामोटो आइजन पर हमला करता है पर ये आइजन का बस एक इल्यूजन होता है। असली वाला आइजन इसके पीछे पहुंचता है और अपनी तलवार को इसकी पीठ में घुसा देता है। यामामोटो इसका हाथ पकड़ देता है। तुम मेरी 5 इंद्रियों को धोखा दे सकते हो पर अपनी स्पिरिचुअल प्रेजेंस
प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते। तुम्हारी तलवार भी मेरे अंदर है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रेजेंस को अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। अब तुम नहीं बचने वाले। और यामामोटो अपनी आग को रिलीज कर देता है। देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों में घिर जाता है। अब यही आग हम दोनों को एक साथ राख में बदल देगी। इचिको कुरोसाकी, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम गोटे तेरा के सदस्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन यामामोटो, क्या तुम अपने साथियों को भी मरने दोगे क्या? वो सब लोग अभी घायल हुए हैं, मरे नहीं हैं। इस लड़ाई में आया हुआ हर एक सोल रीपर पहले ही अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होकर आया था। तभी वंडरवाइज अचानक से यामामोटो के पीछे आ जाता है। यामामोटो इस पर तलवार से हमला करता है, पर वंडरवाइज इसके वेपन को अपने नंगे हाथों से ही पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मार के यामामोटो को पीछे धकेल देता है। और आइजन बताता है, आपका ये खतरनाक हमला ryujincha का पूरे सोल सोसाइटी में सबसे ज्यादा खतरनाक वार है। मैं मानता हूँ कि अगर सिर्फ ताकत की बात की जाए तो आप मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। इसी वजह से मैंने वंडरवाइज को एक मकसद के लिए बनाया था, इस जंग में आपकी आग को सील करने के लिए। और पूरे शहर में फैली हुई ये सारी आग वंडरवाइज की बॉडी में समा जाती है और यही वंडरवाइज की असली एबिलिटी होती है। पर इस ताकत के बदले वंडरवाइज ने अपनी सारी मेमोरीज और बोलने की क्षमता खो दी थी। इसी वजह से वंडरवाइज ये पागलों की तरह बिहेव करता है और बस चिल्लाता रहता है। और देखते ही देखते ryujincha की सारी आग गायब हो जाती है। अब बिना आपकी आग के वंडरवाइज ही काफी है आपको हराने के लिए। और वंडरवाइज बिना देरी किए सीधा यामामोटो पर हमला कर देता है। लेकिन यामामोटो इसके चेहरे पर ऐसा मुक्का मारता है कि ये बंदा दूर जाके गिरता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी जानबागटों की वजह से एक कैप्टन बने थे? आइजन, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। अगले ही पल वंडरवाइज की बॉडी में से बहुत सारे हाथ बाहर निकल जाते हैं और लगातार यामामोटो पर हमला कर देता है और यामामोटो को जकड़ लेता है। पर यामामोटो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके खुद को आजाद कर लेता है और इसके दोनों हाथ तोड़ देता है और टेलीपोर्ट होकर वंडरवाइज के बिल्कुल सामने आकर अपने दोनों हाथों से इसके पेट में मुक्के मारता है, जिसकी वजह से वंडरवाइज की पूरी बॉडी टूट जाती है और वंडरवाइज मारा जाता है। और यामामोटो आइजन की तरफ देख कर कहता है, अब अगली बारी तुम्हारी है आइजन। कैप्टन यामामोटो, अभी कुछ देर पहले जो आपने फ्लेम्स जनरेट की थी वो सब फ्लेम्स कहाँ गई? ये सुनते ही यामामोटो पीछे देखता है और देखता है कि वंडरवाइज का शरीर फूलता जा रहा है और इसका शरीर धीरे धीरे एक विशाल थर्मल बॉम्ब में बदल जाता है। यामामोटो जल्दी से वंडरवाइज की बॉडी के ऊपर कूद जाता है ताकि पूरे शहर को बचा सके, क्योंकि अगर ये विस्फोट हो जाता है तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। यामामोटो इसकी बॉडी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कुछ ही समय बाद एक भयानक विस्फोट हो जाता है। इस ब्लास्ट का ज्यादातर हिस्सा यामामोटो एब्जॉर्ब कर लेता है, पर इसकी वजह से यामामोटो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। आपके अंत के साथ सोल सोसाइटी के अंत की शुरुआत होगी कैप्टन यामामोटो। मैं आपको पूरे सम्मान के साथ मारूंगा, वो भी अपनी जानपाक्टो योकात्सुयो का यूज करके। और ऐसा बोलकर आइजन इस पर अपनी जानपाक्टो से हमला करने वाला होता है, पर यामामोटो आइजन के पैर को पकड़ लेता है। इतनी जल्दी क्या है? हाडो नंबर 96 इतोकासो। और ऐसा बोलते ही यहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी चपेट में आइजन भी आ जाता है। आइजन इस हमले से बहुत ही मुश्किल से बचता है और तभी इचिगो आसमान से उतरता है और आते ही इसके ऊपर गेत्सुका तेंशो से हमला कर देता है। आइजन हैरान हो जाता है और इचिगो फाइनल गेत्सुका तेंशो से इस पर हमला कर देता है, पर आइजन इसकी गेत्सुका तेंशो को ब्लॉक कर जाता है अपनी जानपाक्टो का यूज करके। पर इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से आइजन के कंधे पर चोट लग जाती है। ये तुम्हारा आखिरी मौका था, क्योंकि इसके बाद तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तुम मुझे मारने में कामयाब नहीं हो पाए। मैं नाकामयाब नहीं रहा, मेरी जानपाक्टो की वजह से तुम्हें चोट लग चुकी है आइजन। ये घाव, हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। और तभी इचिगो दिखता है कि आइजन का ये घाव हील होने लगता है। इचिगो डर जाता है। आइजन अपने कपड़े को हटाता है और हम देखते हैं कि इसके सीने में होक्योकु लगा हुआ था। ये होक्योकु सिर्फ अपने मालिक की रक्षा कर रहा है, ये मुझे हील कर देता है। तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर काफी अच्छा हो चुका है और लड़ाई में काफी माहिर भी हो चुके हो, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने सोचा था। तुमने रुकिया को बचाने के लिए केनपाची की मदद से अपनी बानकाई को रिलीज किया और बयाकुया के साथ लड़ते हुए तुमने अपनी होलोफाइड फॉर्म को अनलॉक किया और ग्रिमजॉ से लड़ते हुए तुमने उसे मास्टर कर लिया और उल्कियोरा के साथ लड़ने के बाद तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। क्या तुम जानते हो, ये सब कुछ मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ था। तुम्हारी जिंदगी में अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ शुरू से ही मेरे प्लान का हिस्सा था। ये सुनकर इचिगो हक्का बक्का रह जाता है। मेरे लिए तुम कोई आम इंसान नहीं हो इचिगो, तुम मेरे लंबे एक्सपेरिमेंट का सबसे अहम हिस्सा थे। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम बचपन से ही स्पिरिट्स क्यों देख पाते थे? हाँ, हर एक खतरनाक फाइट के बाद तुम्हारी पावर्स इतनी तेजी से कैसे बढ़ जाती थी? हर बार तुम्हारे सामने वही दुश्मन आया ताकतवर होने के लिए जिसकी तुम्हें जरूरत थी। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मेरे प्लान का ही हिस्सा था। और आइजन इसकी सारी हरकतों पर नजर रखे हुए था। स्टार्टिंग से ही भाई साहब इचिगो ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। अपनी बकवास बातें बंद करो, ये सब कुछ झूठ है। और ऐसा बोलकर आइजन पर अपनी जानपाक्टो से हमला करता है, पर आइजन अपने हाथ से ही इसकी जानपाक्टो को रोक देता है। मुझे निराश मत करो इचिगो, मैं जानता हूँ तुम इससे ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है। तुम्हें क्या लगता है कि रुकिया इंसानी दुनिया में खुद से ही खो गई थी क्या? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जब तुम एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बने थे तो इस बात की खबर सोल सोसाइटी को किसने दी थी? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि रेंची, शिदा, केनपाची और ब्याकुया तुम इन सभी के साथ लड़ चुके हो जो कि कैप्टन लेवल के सोल रीपर्स हैं, पर इसके बावजूद तुम उनकी बराबरी की ताकत के कैसे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, पर तुम्हारा दिल इस बात को जानता है कि मैं सच कह रहा हूँ। इचिगो ये सारी बातें सच मानने लग जाता है। जब मैंने शुरुआत से कहा था, इसका मतलब है कि जब तुम पैदा हुए थे तब से ही मैं तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूँ। जब से तुम पैदा हुए थे तभी से मेरी नजर तुम पर थी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल थे इचिगो कुरोसाकी। तुम दो अलग अलग ताकतों से बने हुए एक स्पेशल ह्यूमन हो इचिगो, और दूसरा राज है। पर तभी इचिगो के फादर इशिन कुरोसाकी यहाँ पर
आ जाते हैं और आते ही आइजन पर अपनी जानपाक्टर से हमला कर देता है और इचिको अपने फादर को यहाँ पर देख कर हक्का बक्का रह जाता है। इसका बापू यहाँ पर क्या कर रहा है?